क्या है ऐसा हाथ में जिससे आप बोलो कि मैं इसकी पूंछ पकड़ सकता हूँ। अंडमान निकोबार एक तरफ ईस्ट कोस्ट आपका इंडिया का हो गया, जिसको जो कि 1300 किलोमीटर है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है वो 150 किलोमीटर है। अगर कल आपका एडवर्सरी, स्पेशली खास करके चाइना, अगर वो आपकी तरफ मूवमेंट करता है तो आपको उसको कहाँ पे ब्लॉक करना है। अगर इन्होंने करा केनाल बना दिया तो वहाँ कंट्रोल इनके पास है, मूवमेंट उनको ईजियर हो जाएगी। फिर आप नीचे आ जाइए, कोको आइलैंड वो आपकी बिल्कुल नाक के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे लिस्निंग पोस्ट, रडार्स, 2300 मीटर की स्क्रिप्ट अपनी एयरफील्ड बना ली उन्होंने। अब आप नीचे आ जाइए श्रीलंका। श्रीलंका में एक पूरा का पूरा पोर्ट उन्होंने बना के और उसको इस तरीके से टर्म एंड कंडीशंस डाल दिए कि श्रीलंका एक बार को फंस गया कि इसका क्या करें, वो बोलते हैं जी इसका पूरा कंट्रोल हम करेंगे। अब पाकिस्तान आ जाइए, पाकिस्तान के अंदर पूरा का पूरा उन्होंने एक नेशनल है उधर चाइना से लेके ग्वादर तक का एक हाईवे बलूचिस्तान के थ्रू बना रहे हैं। ये देखिए कि आप जब हर जगह से घिर रहे हैं तो आपके पास चॉइसेस क्या है। छोटे से हॉर्मूज के अंदर एक नेवी बिठा के ईरान ने इतने बड़े अमेरिका को घुटने पे ला के रखा हुआ है। तो क्या आप ग्रेट निकोबार में जब आप अपना लगाएंगे, पोर्ट बनाएंगे जिसके अंदर दोनों इकोनॉमिक जोन और स्ट्रेटेजिक डिफेंस जोन, तो आपका जो इन्फ्लुएंस है इधर वो रहेगा। लेकिन मेंटली देश को तैयार रहना पड़ेगा। और खुद से कह रहा हूँ, हम सबको थोड़ा सा फाइनेंशियली दर्द होगा, लेकिन ये फिर ये दर्द हमारा अकेले का नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का है। एंड पीपल शुड बी रेडी। एनवायरनमेंट की इशू आ रही थी तो उन्होंने ऑल्टरनेटिव नंबर्स कर दिए थे। तो करना पड़ेगा आपको, अगर इस क्राइसिस से निकलना है कुछ तो मेजर्स लेने पड़ेंगे। उल्फा जब बहुत प्रोमिनेंस में थी तब कॉक्स बाजार के अंदर एक झटके में 5000 हथियार, एक शिपमेंट, 5000 वेपन्स एंड सम 1,15,000 राउंड्स पकड़ा गया। अब सिंदूर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या हुआ, आप पाकिस्तान को समझिए। पाकिस्तान को जैसे लगा कि अमेरिका को उनकी जरूरत है ईरान के लिए, तो उन्होंने एक्टिविज्म कर दिया और वो पहलगाम कर गए। दे थॉट कि इंडिया जो है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन डेवलपिंग इन द मिडिल ईस्ट चुप रहेगा। हमने उनके सारे के सारे एयरफील्ड का तबाह कर दिया, मतलब गिनती का मारा बट स्पेसिफिक मारा, उनको बिल्कुल डिसेबल कर दिया। दैट वाज द टाइम व्हेन अमेरिका वाज वेटिंग कि वो आके उन एयरफील्ड्स की यूज लेकर और ईरान के अंदर ठोके। वो खत्म हो गया। ट्रंप का जो बिहेवियर मोदी जी के खिलाफ जो उसने बोलना चालू किया उसके बाद चालू हुआ। मैं आज भी कहता हूँ कि वी वन द वॉर बट वी लॉस्ट द नैरेटिव। नमस्कार, मैं हूँ ऋतिका चंदोला। आप देख रहे हैं ऑप इंडिया और मेरे साथ आज जो गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं। उनके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। मेरे साथ आशीष नौटियाल जी भी हैं, जो आज हमारा टॉपिक है बात करने का वो रहेगा डिफेंस स्ट्रैटेजी, निकोबार आइलैंड और जो सारे मुद्दे उसको कवर करेगा। तो इन सबको बताने से पहले मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। हमारे साथ हैं कर्नल हनी बख्शी जी। इनके साथ हमने पहले भी काफ़ी चर्चा की है, वो आप लोगों ने देखी है, लेकिन इस बार हमने सोचा है कि हम उससे भी और ज़्यादा बढ़ के इनके साथ बात करें और उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्वर्जेसन मज़ेदार रहेगी और आप लोग ऐसे ही मतलब जो हमारी वीडियोस हैं उसके थ्रू काफ़ी कुछ जान पाएंगे। तो हाल ही में राहुल गांधी निकोबार आइलैंड गए थे और वहाँ पर से उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि यहाँ की इकोलॉजिकल जो हेरिटेज है उसको नुकसान होने वाला है। तो इसी के चलते सर, पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। और मेरी तरफ से आपके सारे ऑडियंसेस को वेस्ट बंगाल की जीत के ऊपर बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। हाँ, तो सर जो ये पूरा मुद्दा चल रहा है निकोबार वाला, ये एक्चुअली इलेक्शन से कुछ टाइम पहले ही आया था, 28 अप्रैल के आसपास, जब राहुल गांधी ने बोला था कि यहाँ पर जो 72,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो नुकसान पहुंचाएगा या फिर यहाँ की जो इकोलॉजिकल सेंटिमेंट्स हैं, लोग पूरी जो इकोलॉजी है उसको ये अफेक्ट करेगा। पहले तो वहाँ से शुरू करते हैं और धीरे धीरे जाकर हम आगे इसमें स्ट्रैटेजीज पे बात करेंगे। देखिए, आप एक चीज़ को समझिए, इकोलॉजी की एक अपनी रिक्वायरमेंट है और राहुल गांधी जी के बोलना इकोलॉजी को लेके थोड़ा सा अटपटा लगता है। वो इसलिए लगता है कि उनके खुद के फादर साहब ने एक बिल्कुल अंडमान की तरह उसकी दूसरी तरफ हमारे एक और आइलैंड है लक्षद्वीप, और वहाँ पे एक आइलैंड, उसके अंदर एक छोटा आइलैंड जिसको कहते हैं बंगाराम। मैं बंगाराम गया हुआ हूँ, बिल्कुल ग्लास वाटर है, नीचे तक आप एक एक कण रेत का देख सकते हो, और वहाँ पे एक फैमिली पार्टी कराई गई। तो वो तो ना बोलें इस बारे में, ठीक है। रही बात निकोबार की,
देखिए, दोनों चीज़ें हैं। इकोलॉजी की एक अपनी वैल्यू है, मैं उस चीज़ के साथ बिल्कुल हूँ। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि मैं इकोलॉजी के बारे में नहीं बात करेंगे, क्योंकि आज एक पूरी की पूरी दुनिया एक इकोलॉजिकल संकट में जा चुकी है। लेकिन जो हालात अब हम जो देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, ईरान एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे बैठा है। ये एक बहुत बड़ा लेसन है। उसने अमेरिका जैसे इतने बड़े सुपर पावर को एक बार के लिए तो घुटने पे ला दिया। जो लोगों ने सोचा था कि ईरान को 2 दिन के अंदर ख़त्म कर देंगे या 10 दिन में ख़त्म कर देंगे, ऐसा हुआ नहीं है। और उसका इफ़ेक्ट हम सब देख रहे हैं। एलपीजी का पे असर पड़ा है, हम पे ऑयल का असर पड़ा है। इनफैक्ट कल मोदी जी का एक वो भी आया है देश को एडवाइस कि वर्क फ्रॉम होम करिए। इंडियन ने सबको एक मैसेज भेजा है कि अगर 10 लाख से ऊपर का आपका एनुअल इनकम है तो उसके ऊपर भी आपको फाइनेंशियल इफेक्ट पड़ा है। और आने वाले समय में मेरी अपनी पर्सनल मानना है कि देश को जो है फ्यूल प्राइसेस को लेकर तैयार रहना पड़ेगा कि रेट्स बढ़ेंगे। और इसमें कोई बुरा मानने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ये पूरी दुनिया को असर कर रहा है। नाउ हैविंग सेड दैट, मैं आपको एक छोटी सी वो 2 बात बताता हूँ। हम सब ने सिल्क रूट के बारे में सुना है, और इंडिया जो है वो बेसिकली अगर आप देखें तो 2 हिस्सों में, नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया और साउथ पार्ट ऑफ इंडिया। लद्दाख में क्योंकि गलवान हुआ है तो सब लोग इंटरेस्टेड हैं, लेकिन और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो लोगों को समझनी चाहिए। मैं ये मुद्दे इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आम ऑडियंस को ये बात समझ में आई कि ये जो एक छोटे लेवल पे चीज़ है वो बड़े लेवल पे क्या होती है। लेह से आगे एक छोटा सा बस्ती है, उसका नाम है खारू। खारू का मतलब है 9 किले। ऐसे ही मध्य प्रदेश के अंदर एक ओरछा करके, अगर आपको नाम सुना हो, जहाँ पे राम राजा दरबार, जहाँ पे मूर्ति है उनके बचपन की वो है, और उसके नीचे एक शहर पड़ता है सागर। सागर के 2 तरीके से बोला जाता है कि एक वहाँ पे तालाब था बीच में जो शहर के, उसके नाम पे सागर रखा गया। लेकिन अंग्रेज जो है वो अपनी गलती नहीं करते कहीं पे, तो वो उसको 100 गढ़ कहते थे। 100 गढ़ मतलब 100 गढ़। अब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ इस बात को? ट्रेड लोकल लेवल पे हो, ट्रेड इंटरनेशनल लेवल पे हो, एक इकोनॉमिक उसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो 9 जो खारू है, जो 9 छोटे छोटे किले हैं, वो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बनाए गए थे कि कोई भी ट्रेड अगर होगी तो वो टैक्स दे के जाएगी। वहाँ से तिब्बत के अंदर जाते थे, तिब्बत से चीन जाते थे, तो राजा जो है अपने सैनिक बैठाता है टैक्स कलेक्शन के लिए। सिमिलरली जो ये बेल्ट है आपका मध्य प्रदेश का, जिसके अंदर आप ये देखिए कि ओरछा तो राम राजा दरबार तो है, पर ओरिजिनली जो वहाँ के राजा थे, जहांगीर की जब अपने फादर के साथ लड़ाई हुई तो वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए एक ही ऐसे राजा के पास गया जिसको मालूम था कि अगर बादशाह अकबर से कोई टक्कर ले सकता है तो वो ओरछा का राजा है। अब ओरछा का राजा क्यों इतना प्रोमिनेंट था? क्योंकि जितना नॉर्थ से ट्रेड जाता था, आप बोलोगे जंगल के अंदर बैठा वो कहाँ से कमा रहा है? नॉर्थ से जितना साउथ ट्रेड जाता था, साउथ से जितना नॉर्थ ट्रेड जाता था, वो इन इलाकों से जाता था और वो वहाँ टैक्स कलेक्ट करते थे और वो उनको अमीर बनाता था। राजस्थान में रेत थी, लेकिन जहाँ पानी था, एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट हो जाता पानी, वहाँ पे जो वहाँ का राजा था वो आने जाने वाली ट्रेड्स को कंट्रोल करते थे। अब आप एक इकोनॉमिक सिचुएशन से बात करते हैं हम पहले। जो ग्रेट निकोबार है उसकी इकोलॉजी 2 तरीके से है। एक तो वहाँ पे एक शैम्पेन करके एक छोटी सी ट्राइब है, कुछ निकोबारीज भी हैं, निकोबारीज बहुत ज़्यादा है, 27,000 के आसपास है, बट शैम्पेन जो है वो 300 की उनकी तकरीबन तादाद या नफरी कह सकते हो। और एक जो कोस्ट है उसके ऊपर कोरल्स की इश्यू है। अब कहीं पे जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा तो उसका बैलेंस मेंटेन करना है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है एक शैम्पेन्स के लिए एक एरिया आइडेंटिफाई कर लिया है और उसको रिजर्व फॉरेस्ट रखा जाएगा। अब इसका एक मुद्दा और है,
इसके ऊपर बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है। पूरी दुनिया जो है वो प्रोग्रेस कर रही है। क्या ये 300 आदमियों को वंचित रखना इस प्रोग्रेशन से गलत नहीं होगा? एक नज़रिया है। आप उनको क्या वैसे ही जैसे वो आज से 30,000 साल पहले थे वैसे ही रखना चाहते हो? इंसान है, उनकी भी एक प्रोग्रेशन है। वो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और आप अब उनको अपॉर्चुनिटी देना नहीं चाहते हो कि नहीं 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 नहीं, ये चिड़ियाघर है क्या? उनको वहाँ पे चिड़ियाघर में सजा के रखा हुआ है। ये सोच है, इसके ऊपर बहुत लंबी डिस्कशन चल सकती है। कोरल एक इशू है, लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाई ग्रेट निकोबार। सर एक छोटा सा क्वेश्चन, कोरल का क्या इशू है मेनली? देखिए, वहाँ पे कोरल जो रीफ्स हैं, वहाँ नेचुरल रीफ्स हैं कोरल्स के, वो बिकॉज वो अनटच्ड था इसलिए वो बचे हुए हैं। एक वो अपने आप में एक इकोलॉजिकल सिस्टम है जिसके अंदर मच्छियाँ भी जी रही हैं। कोरल जब मरता है तो वो वहाँ पे सूख के अपने लिए वो बनाता है, लाइम बेसिकली होता है, एक नेचुरल हैबिटाट क्रिएट करता है। वो एक छोटा सा टची पॉइंट है मेरे हिसाब से भी, मैं इस चीज को मना नहीं करूंगा। बट वो तो सर मतलब जो पर ये तो निकोबार की बात कर रहे हैं, अंडमान में भी सेम ही वो है अंडमान ecology? में भी है। अब वहाँ पे भी आप अगर देखें तो पोर्ट बना हुआ है अंडमान में, वहाँ पे रनवे भी है, वहाँ पे आबादी भी है। लेकिन जहाँ पे नहीं है उसके ठीक ऑपोजिट तकरीबन आधे घंटे की बोट राइड पे कोरल्स हैं। दुनिया जाती है वहाँ पे कोरल वाली। उसके लिए कोई इकोलॉजी को तो क्वेश्चन लाता नहीं है? हाँ, उसके लिए कोई नहीं करता, क्योंकि जो आपको कन्वीनियंट है आप अपनी खुशी भी चाहते हैं और लोगों को खुश रहने भी नहीं देना चाहते। तो ये थोड़ा सा एक मुद्दा है, मैं ये नहीं बोलूँगा, पर कहीं तो हमको एक बैलेंस बनाना है। अब कहानी आती है, और राहुल गांधी जी जो हैं उन्होंने स्पेसिफिकली सिर्फ इकोलॉजी को उठा के बात कर दी है। वो स्ट्रेटेजी को क्यों नहीं बोले? स्ट्रेटेजी भी तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मैं आज की तारीख में आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देख के आप समझिए कि एक कितना स्ट्रेटेजिक वो है। पूरा का पूरा वर्ल्ड ट्रेड जो है वो ईस्ट और वेस्ट में उसके थ्रू जा रहा है। अब उस हिसाब से अगर हम निकोबार आइलैंड को देखें तो वहाँ का मुद्दा स्ट्रेटेजी को लेकर क्या होगा? सर इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और है, क्योंकि सीरियस बातें तो मैं बाद में भी करूँगी, ऑब्वियसली पूरी सीरियस ही पॉडकास्ट रहेगा। बट सर जिस एरिया में राहुल गांधी गए थे, हाउ इज़ इट पॉसिबल टू गो देयर? क्योंकि वो बहुत डेंस फॉरेस्ट है एक तो, है ना, और मतलब कितना ईजी है लोगों के लिए वहाँ पे जाना, कितनी एक्सेसिबिलिटी है। क्योंकि जो अंडमान और निकोबार वाला है वहाँ पे हमारी जो फोर्स है वो भी रहती है। तो ये कैसे पॉसिबल हो गया कि वो गए और वीडियो बना दी और कुछ भी बोल दिया उसको? देखिए, अब वो कहाँ गए वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जंगल था वो तो उतना दिखाई दिया। तो एक दिन ऐसी आइडिया आया और वो जंगल चले गए। तो जंगल में कितने डीप जंगल में गए वो तो हमको पता नहीं ना। उन्होंने अपनी कोई लोकेशन तो दी नहीं है। आजू बाजू पेड़ हैं, 100 पेड़ 10 पेड़ हैं, वो तो आप किसी बोटैनिकल गार्डन में भी खड़े हो गए इन्फ्लुएंसर की तरह वो चले गए। आप बोटैनिकल गार्डन के अंदर खड़े हो जाइए, जो सरकार ने बना रखे वहाँ बना दीजिए, बोलिए जी मैं अंडमान में खड़ा हूँ, किसको पता क्या है। तो वो एक ठीक है, वो एक एज यू सेड इन्फ्लुएंसर वाली बात है कि वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने गए थे। ठीक है, उनका कितना इंटरेस्ट है, मैंने जो बोला, अगर इतना इंटरेस्ट था तो एक बार वो खड़ के बोलें कि जी मैं अपने फादर साहब के लिए सॉरी कहता हूँ कि उन्होंने बंगाराम आइलैंड्स के अंदर इतनी बड़ी पार्टी करी, वहाँ जो गंद मचाया। आप या तो मानिए ना इस चीज़ को, ठीक है, तो या फिर बोलिए कि आप हम अंडमान निकोबार को बिल्कुल ही छोड़ देंगे, वी विल नॉट टच दैट एरिया, लेट देम द वे दे आर। एंड उसके लिए आप एक वर्ल्ड ओपिनियन बनाइए कि वर्ल्ड में बैक हिस्ट्री रही है ना कि जब जापानीज भी वहाँ पर आए, बैक हिस्ट्री आई कि अब उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो फिर तो बाकी जो कंट्रीज उनकी नज़र में है ही वो। हाँ, तो आपका ऊपर एक छोटा सा आइलैंड है, कोको आइलैंड। अभी आज चाइना बैठा हुआ उधर, वो भी नेहरू की मेहरबानी हो, वो जिसकी भी मेहरबानी है, वो बेचारे नेहरू जी बहुत पिट गए हर चीज़ पे। अब राहुल गांधी की बारी है। नहीं, इशू ये है, देखिए हर गवर्नमेंट अपने टाइम पे अपने हिसाब से सोचती है। उस टाइम पे वो एक स्टेट्समैनशिप में घूम रहे थे, ठीक है, उनको लगा शायद डिप्लोमेसी में यही ठीक है। एंड लेकिन आज जो भी है, कोको आइलैंड हमारे लिए एक खतरा तो है। वहाँ पे एयर स्ट्रिप बन गई है, वहाँ पे रडार्स लगा दिए गए हैं। तो आज तक किसी ने, क्योंकि अगर आप देखें तो ये एक आर्चिपेलागो है, कोको आइलैंड है, अंडमान है, निकोबार है, ग्रेटर निकोबार है, ठीक है,
इट्स बहुत सारे उसके अंदर द्वीपों का समूह है। तो जब चाइनीज वहां पहुंचे, वो भी तो इकोलॉजी को हर्ट कर रहे हैं उधर की, वो तो उसके ऊपर तो कोई बात नहीं कर रहा। वर्ल्ड ओपिनियन वहां पे भी उठाइए ना आप। हमारी जब आज का जो वर्ल्ड की सिचुएशन चल रही है, पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड जो सिचुएशन चल रही है, ग्रेट पावर्स की लड़ाई चालू हो गई है, उस समय पे क्या मैं इकोलॉजी देखूं कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी देखूं? सर इसी के साथ यही मेन जो क्वेश्चन हमारा है एक्चुअली, वो यही है कि स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी क्या है जो ये न्यू पोर्ट है और इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स। देखिए, मैं आपको ना नक्शे पे समझाने की कोशिश करूंगा। आपका बे ऑफ बंगाल है, ईस्ट कोस्ट आपका इंडिया का जो है उसके अंदर विशाखापट्टनम है, चेन्नई है, और अगर आप ऊपर जाएं तो कैलकाटा है, ठीक है। वो पोर्ट ब्लेयर से तकरीबन 1300 से 2000 किलोमीटर है, डिपेंडिंग ऑन दी सिटी वेयर इट इज। अब आप अगर चलें हावड़ा से, कैलकाटा हावड़ा से, और आप बांग्लादेश आ जाइए। बांग्लादेश के अब ईस्ट ऑफ बांग्लादेश आप आइए तो एक छोटा सा ट्रैक पड़ता है जिसको कहते हैं चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट। मैं चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट के ऊपर लास्ट में आऊँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट के साथ लगता है एक नदी जिसका नाम है नाफ। वो बेसिकली म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में से एक बॉर्डर बनाती है। म्यांमार से आप नीचे आइए तो आपको थाईलैंड आता है, ठीक है। थाईलैंड से जब आप नीचे आते हैं तो आपको सिंगापुर आता है, ठीक है। बेसिकली आपका साउथ ईस्ट एशिया चालू हो जाता है, इंडोनेशिया आ जाता है, आपका ब्रुनेई आ जाता है, आपका ईस्ट तिमोर आ जाता है। वहां पे एक जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वैसे वहां पे एक स्ट्रेट ऑफ मलाका है, ठीक। स्ट्रेट ऑफ मलाका की इंपॉर्टेंस इतनी है कि 2025 में 1 लाख से ज्यादा वेसल्स उसमें से क्रॉस किए। थोड़ा सा आप ये जो आपका म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, आर्चिपेलागो, इसको छोड़ के अगर आप ऊपर को चले जाएं तो फिलीपींस आ जाता है, और उसके ऊपर आप चले जाएं तो आपका ताइवान आ जाता है, फिर चाइना आ जाता है, ठीक है। अमेरिका बहुत दूर है, लेकिन अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट के हर देश के अंदर अपनी डिप्लॉयमेंट कर रखी है। जो भी खानी उन्होंने गोली बेची, उनको खट्टी मीठी पट कर रखी है। फिलीपींस के अंदर उन्होंने अपनी ट्रूप्स बिठा रखे। फिलीपींस के ऊपर एक स्टेट ऑफ क्या नाम है उसका, लुजोन करके है, लुजोन करके स्टेट ऑफ लुजोन है। वहाँ पे फिलीपींस जो है वो अमेरिका जो है फिलीपींस के साथ मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेस करता है। बेसिकली वो अपने आप को शोकेस करता है चाइना की तरफ कि अगर आपने ताइवान को छुआ तो हमें। जब इतना कुछ इंटरनेशनली आपके आसपास हो रहा है, आप अपने आप को विश्व गुरु कह रहे हो, आपके पास क्या है ऐसा हाथ में जिससे आप बोलो कि मैं इसकी पूंछ पकड़ सकता हूं, ठीक है। कहता है अगर आपने भैंस की पूंछ नहीं पकड़ी तो भैंस को आप कैसे संभालो, ठीक है। तो आपके पास दूसरा तरीका, उसको नकेल डालो। तो ये जो पॉइंट है, अगर आप देखें अंडमान निकोबार एक तरफ ईस्ट कोस्ट आपका इंडिया का हो गया, जिसको जो कि 1300 किलोमीटर है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है वो 150 किलोमीटर है, ठीक है। अगर कल आपका एडवर्सरी, स्पेशली खास करके चाइना, अगर वो आपकी तरफ मूवमेंट करता है तो आपको उसको कहाँ पे ब्लॉक करना है? आप 80% ऑफ ऑयल जो चाइना का है, जो कि मिडिल ईस्ट से आता है, वो मलाका से जाता है। और अभी ये हालत है कि आने वाले टाइम में थाईलैंड और म्यांमार जो है बॉर्डर के पास एक 400 मीटर चौड़ा अक्रॉस द थाईलैंड एक कैनाल बना रहे, जैसे कि एक स्विस कैनाल बना था, उसका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो शायद आगे आएगा। तो जो स्ट्रेस इस टाइम पे मलाका पे पड़ रहा है, क्योंकि आज की तारीख में अगर लाख वेबसाइट्स जा रहे हैं साल के, तो आप अपने आप कैलकुलेट कर दीजिए कि दिन के कितने निकल रहे होंगे अगर 365 से डिवाइड करें तो, ठीक है।
तो वो उसको रिलीज देना है। उसको रिलीज देने के लिए अब चाइना का इंटरेस्ट है कि वो उस क्रा प्रोजेक्ट जो बनाएंगे उस पर उनका कंट्रोल हो। एज इट इज चाइना की स्ट्रैटेजी हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, एक वो डायमंड गार्लैंड बना रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। इन्होंने नेपाल में, खैर अभी तो गवर्नमेंट चेंज हो गई है, लेकिन पिछली गवर्नमेंट्स जो थी उनकी पॉलिटिक्स में नेपाल का चाइना का इन्फ्लुएंस था नेपाल पे, ठीक है। उधर वो डोकलाम में दस्तक दे रहे थे भूटान के ऊपर, उधर वो आपसे अरुणाचल पे खटखटा रहे हैं, ठीक है। इधर म्यांमार के अंदर, मैं बहुत साल पहले म्यांमार गया था, मैंडले का जो एयरपोर्ट है उसके अंदर पूरे दिन में तब शायद 2 या 3 फ्लाइट आती थी, लेकिन वो इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि वो आपके इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टक्कर दे सकता है एक बार को। इतने बड़े एयरपोर्ट की क्या ज़रूरत है म्यांमार को? ना उनके पास वैसी पॉपुलेशन है, ना उनके पास वैसा इकोनॉमिक वो है कि मूवमेंट चाहिए। तो बेसिकली वो जो बनाया है वो चाइना ने बनाया है। वो उन्होंने फ्यूचर देख के कि अगर कल ज़रूरत पड़ी तो वो अपनी डिप्लॉयमेंट म्यांमार में कर सकते हैं। उनका विजन क्लियर है। उनका विजन क्लियर है। अब आप उससे नीचे आ जाइए, अगर इन्होंने क्रा केनाल बना दिया, ठीक है, तो वहाँ कंट्रोल उनके पास है, मूवमेंट उनको ईजियर हो जाएगी। फिर आप नीचे आ जाइए, कोको आइलैंड, वो आपके बिल्कुल नाक के ऊपर बैठे हुए हैं, नाक के नीचे नहीं, नाक के ऊपर बैठे हुए हैं आपके, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे लिसनिंग पोस्ट, रडार्स, 2300 मीटर की स्क्रिप्ट अपनी एयरफील्ड बना ली है उन्होंने। अब आप नीचे आ जाइए श्रीलंका। श्रीलंका में एक पूरा का पूरा पोर्ट उन्होंने जो है बना के, और उसको इस तरीके से टर्म एंड कंडीशंस डाल दिए कि श्रीलंका एक बार को फंस गया है कि इसका क्या करें। वो बोलते हैं जी इसका पूरा कंट्रोल हम करेंगे। पाकिस्तान के साथ, मैं आपको बिल्कुल हिंदुस्तान का गोला घुमा रहा हूँ, आप पाकिस्तान आ जाइए। पाकिस्तान के अंदर पूरा का पूरा उन्होंने एक नेशनल है उधर चाइना से लेके ग्वादर तक का एक हाईवे बलूचिस्तान के थ्रू बना रहे हैं, ठीक है। वो उनकी अपनी पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं जिसके कारण वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बार को तो बना दिया, ठीक है। अब आप ये देखिए कि आप जब हर जगह से घिर रहे हैं तो आपके पास चॉइसेस क्या है? आपके पास एक ही चॉइस है जो आपके पास आपको पुश्तैनी मिला हुआ है, और वो है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार से आप म्यांमार को एड्रेस कर सकते हैं, अंडमान निकोबार से आप थाईलैंड को एड्रेस कर सकते हैं अगर थाईलैंड का वो प्रोजेक्ट थ्रू हो जाता है। अंडमान निकोबार से आप स्ट्रेट ऑफ मलाका को एड्रेस कर सकते हैं। बांग्लादेश के अंदर हर दूसरे साल अमेरिकन नेवी बांग्लादेश आर्मी और बांग्लादेश नेवी के साथ एक्सरसाइज करती है। आपका क्या कंट्रोल है उनके ऊपर? कम से कम आपकी डिप्लॉयमेंट रहेगी तो आपको मालूम तो है कि यहाँ से हरकत हो रही है, क्या हो रही है, ठीक है। अब रही इकोनॉमी की बात। इकोनॉमी, अगेन कमिंग बैक टू दैट 1 लाख प्लस ट्रैफिक विच इज बाउंड टू इंक्रीज। अब वो डीप सी में बैठा इंतजार करता है, उसका तेल भी चल रहा है। अब जो जहाज वहां से आया है मिडल ईस्ट से तेल लेकर, या अक्रॉस दी पर्शियन गल्फ वहां से सामान लेकर आया है, एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स फिलीपींस, इट इज गोइंग टुवर्ड्स अमेरिका, तो वो कहाँ से जाएगा? वो यहाँ से जाएगा। दिन के हजारों जहाज खड़े हैं वेट में कि मेरा नंबर लगेगा। आप उनको एक बैंकिंग और एक पोर्ट फैसिलिटी दे रहे हैं, आप कमा रहे हैं उसमें से भी। आप इकोनॉमिक देखिए ना उसके अंदर। तो ये जो है ये बेसिकली स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट है आज की तारीख में। हमारी एक उधर छोटी सी एक फोर्स है, हम सिंकैन कहते हैं उसको। हमको भी लगता है कि शायद वो एक हेडक्वार्टर जरूर है, बैठा रखा है लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी कमांडर लेवल का एक व्यक्ति, पर उसकी कैपेबिलिटी एनहांस करनी पड़ेगी। अगर आपको अपने आप को वर्चुअल रखना है उधर, आपको अपने आप को उधर आपकी कैपेबिलिटी दिखानी है, ठीक है, आपको एक पकड़ रखनी है उधर। तो ये थोड़ा सा बैलेंस करते हुए बहुत ज़रूरी है। तो सर ये मतलब सेम ये चीज़ ग्रेट निकोबार और अंडमान में अप्लाई नहीं होती है? ये वही तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि जो आप देखें ना, एक छोटे से हॉर्मूज के अंदर एक नेवी बिठा के ईरान ने इतने बड़े अमेरिका को घुटने पे ला के रखा हुआ है।
तो क्या आप अगर पोर्ट ब्लेयर में अगर आप ग्रेट निकोबार में जब आप अपना लगाएंगे, पोर्ट बनाएंगे जिसके अंदर दोनों इकोनॉमिक जोन और स्ट्रेटेजिक डिफेंस जोन बनाएंगे, तो आपका जो इन्फ्लुएंस है इधर वो रहेगा। आपके जो बेसिकली दो मेन सुपर पावर्स हैं, अगर उनको इधर उधर होना है तो उधर से ही होना है। एक्चुअली जो सारी लड़ाई चल रही है मल्टीपोलर और यूनिपोलर दुनिया की, तो उसमें एक क्लाइमेट एक्टिविज्म नया कीवर्ड इन लोगों ने यूज़ किया है। आप कितना सीरियसली लेते हैं क्लाइमेट एक्टिविज्म को, या देखिए क्लाइमेट रैंकिंग आती है, देखिए एक्टिविज्म हैज टू हैव अ पर्पस, ठीक है। आप जस्ट बिकॉज आप रेलेवेंस के लिए उसको बोल रहे हैं तो वो नहीं। अगर आपका पर्पस है तो आप फिर अक्रॉस दी कंट्री बोलिए ना। आपके जो यहाँ पे बैठ के ड्राइंग रूम में डिस्कस करते हैं दिल्ली के अंदर लोग, जब उत्तराखंड आता है तो सबसे पहले वहाँ उनको ज़मीन चाहिए, वहीं जाके प्लास्टिक फेंकना उन्होंने। तो अगर आप इकोनॉमी और इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो फिर तो वो इट हैज़ टू बी एट अ वेरी बिग लेवल ना। फिर तो आप डिसाइड करिए कि मैं भूटान की तरह मैं अंदर प्लास्टिक आने ही नहीं दूंगा। आई थिंक द बेस्ट एग्जाम्पल ऑन एनवायरनमेंट इज भूटान टुडे। जो क्लाइमेट वॉरियर्स हैं, मुझे जहाँ तक याद है जब चारधाम प्रोजेक्ट तो सड़कें जा रही थी उस टाइम भी काफ़ी PILs डाली गई थी, उसमें भी यही लॉबी थी जो क्लाइमेट के नाम पे PIL डालना, और ये US से भी जुड़े हुए हैं। तो रैंकिंग तो देने वाले जैसे US हो गया कि वहाँ पे क्लाइमेट की हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है। इन लोगों ने खुद अपने नेटिव अमेरिकन को वहाँ से भगा भगा करके डेवलपमेंट उसको मतलब वो व्यक्ति तो बोले ना जिसने ना की, मतलब तुम खुद करते रहो और बाकियों को बोलो नहीं जी तुम नहीं करोगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो राहुल गांधी का जो एक्टिविज्म है ये चाइना स्पॉन्सर्ड ही है एक्चुअली। देखिए मैं इसके ऊपर नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ कि किसी ने, या तो मेरे पास कोई एविडेंस हो जिसमें मैं बोलूँ। राहुल गांधी का एक्टिविज्म पॉलिटिकल है, आप बोल सकते हो, ठीक है। अब व्हाट्सएप की इंफॉर्मेशन पे मैं आई विल नॉट मेक एनी कमेंट। हेल्प तो लेकिन चाइना को हो ही रही है। देखो चाइना तो हर जगह से कर ही रहा है। चाइना का अपना इंटरेस्ट है, वो तो करेगा ही करेगा, ठीक है। वो अब राहुल गांधी को यूज़ करे या वो NSE NIM को यूज़ करे, वो तो आपके अंदर प्रॉब्लम देगा ही देगा। एक अभी रिसेंटली जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 10 अपीलें की हैं ऑयल को लेकर के। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि साल भर की जो ये टाइमलाइन रही है, ये शुरू हुई थी ऑपरेशन सिंदूर से, पहलगाम हमले से, फिर ऑपरेशन सिंदूर पे आई, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हुआ, उसके बाद निकोबार, तो सारे कनेक्टेड नहीं है। मैं उससे 3-4 साल पहले जाता हूँ। मैं किसी चैनल पे बैठ के, अगर आपको याद हो 7 अक्टूबर 23 में अटैक हुआ था हमास का, और मैं 15 अक्टूबर को मैं बैठ के उस चैनल को बोला, तो शायद उस चैनल उन्होंने उसको चलाया नहीं उस टाइम पे, और 1-1.5 साल बाद चलाया, उसमें बड़े एडिट्स कर दिए, क्योंकि जब मैं बोल रहा था तो उनको लगा कि शायद ये कुछ ज़्यादा हवा में बोल रहा है, ठीक है। उस समय मैंने बोला था कि अगर ईरान को घसीट लिया अंदर तो ईरान को ये गलत पड़ रहे हैं, और ईरान ने सिर्फ एक लाइन बोली है कि मैं वो तबाही करूँगा जैसे कि एक ज़लज़ला हुआ हो, अर्थक्वेक हुआ हो, और उस समय बोली बात आज उन्होंने हर जगह अर्थक्वेक कर दिया। और ये नहीं है, और मैं आज भी बोल रहा हूँ कि अगर लोग सोच रहे हैं कि नहीं उनका 40% खर्च हो गया या 60% खर्च हो गया उनकी कैपेबिलिटी, देयर कैपेबिलिटी इज़ वे मोर। ईरान क्या होता है कि कुछ लोग ज़रूर इजराइल को खबर दे रहे होंगे उनके, बट वो कुछ लोगों को उस देश की हर लोगों की बात नहीं पता है, समझ गए। उनके जो मिसाइल्स हैं की कैपेबिलिटी है, ड्रोन वॉरफेयर चेंज कर दिया उन्होंने बिल्कुल। तो ईरान की जो सिचुएशन है, अब क्या कल हमारे साथ होता है तो क्या हमने अपने लिए इंटरनली, जिसको हम आत्मनिर्भर बोलते हैं, वो आत्मनिर्भर पे उन्होंने अपना बनाया है, ठीक है। उनको चाइना सपोर्ट दे रहा है, उनको रशिया भी सपोर्ट दे रहा है, बट क्या हम उतना कैपेबिलिटी तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो टाइमलाइन है आप कह रहे हो 1 साल से, ऑप सिंदूर हुआ, ठीक है। ऑप सिंदूर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या हुआ? एडवांटेज तो बहुत हुए, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हुआ, आप पाकिस्तान को समझिए। पाकिस्तान को जैसे लगा कि अमेरिका को उनकी ज़रूरत है ईरान के लिए अगेंस्ट, तो
उन्होंने एक्टिविज्म कर दिया और वो पहलगाम कर गए। पहलगाम करते साथ ही दे थॉट कि इंडिया जो है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन डेवलपिंग इन द मिडल ईस्ट चुप रहेगा। हमने उनके सारे के सारे एयरफील्ड का तबाह कर दिया, मतलब गिनती का मारा बट स्पेसिफिक मारा, उनको बिल्कुल डिसेबल कर दिया। दैट वाज द टाइम व्हेन अमेरिका वाज वेटिंग कि वो आके उन एयरफील्ड्स की यूज लेकर और ईरान के अंदर ठोकेंगे। वो खत्म हो गया। अगर आप नोट करेंगे तो एक्चुअली में ट्रंप का जो बिहेवियर मोदी जी के खिलाफ जो उसने बोलना चालू किया उसके बाद चालू हुआ है। मूड स्विंग्स जो उसको हुए। हाँ, जो मूड स्विंग्स हुए बिकॉज उसका पूरा प्लान जो चल रहा था कि वहां पे अपराइजिंग हो रही है तैयार, और ये यहाँ से जाएंगे और वो अपराइजिंग जो है आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अपराइजिंग इज अ वेरी ह्यूमन थिंग, इट इज नॉट अ मैकेनिकल थिंग। अब वो एक स्ट्रेस तक आई और वो बंद हो गई क्योंकि आपने पीछे से सपोर्ट ही नहीं आया आपका। वो इंडिया ने वहां पे तबाही कर दी उधर। तो अब उसके लिए आने के लिए उनको कितना टाइम लगा? इंडिया ने इनकी चेस बिगाड़ दी, एक्चुअली चेस बिगाड़ दी। और दूसरी बार जब वो घुस रहा था तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर चालू कर दिया। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि यार शांति से बैठ, वो आ रहा है, इनको पहले अपना काम कर लेने दो। तो अब वो वहां पिट रहे हैं। तो ये उनको इमीडिएट अपना एक दिखता है कि मेरे को क्या फायदा हो रहा है इस अमेरिका से, इस टाइम जो अमेरिका मेरे से सपोर्ट मांग रहा है मैं उसमें क्या फायदा लूं। वो फायदे के चक्कर में अमेरिका का उन्होंने पूरा गेम प्लान खराब कर दिया। अब आई, और मैंने उस पॉडकास्ट में बोला कि ईरान को अगर इन्वॉल्व करेंगे तो इसका असर बहुत लंबा जाएगा। आज की तारीख में ईरान हैज हिट एवरीबडी। जबकि ये बात भी सत्य है कि हमास को जो फंडिंग आ रही थी वो एक मिडिल ईस्ट कंट्री से ईरान को आ रही थी और ईरान उधर से सपोर्ट दे रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जब आपने इन्वॉल्व कर लिया है तो कल से हमारा एलपीजी बढ़ेगा, आप भुगतो। साल भर की क्या कंसिक्वेंसेस लग रहा है? साल भर का टाइम दिया हुआ है। देखिए अब ये ना थोड़ा चलेगा, बंद होगा, ये एक पैटर्न होता है, हर वॉर के अंदर होता है। आप अगर नोट करें, सीज फायर होगा, सीज फायर के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, एक नहीं मानेगा, दूसरा बोलेगा मैं नहीं मानूंगा, कॉम्प्रोमाइज़ पे आएंगे। वो ये एक पैटर्न है, ये पैटर्न है, ये मतलब आज का नहीं है, ये शुरू से। अनलेस अनटिल बिल्कुल ही अमेरिका जो है वो एक न्यूक्लियर दो, जैसे इन्होंने नागासाकी हिरोशिमा में कर दिया था और पूरे के पूरे वो घुटने पे आ गए थे। अनलेस अमेरिका डिसाइड कर ले कि यही करना है, उसको दोहराना है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर बहुत ही अलग हैं। लेकिन मेंटली देश को तैयार रहना पड़ेगा। और मैं खुद से कह रहा हूँ, हम सबको थोड़ा सा फाइनेंशियली दर्द होगा, लेकिन ये फिर ये दर्द हमारा अकेले का नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का है। एंड पीपल शुड बी रेडी। आने वाले समय में आपके हर हफ्ते 15 दिन में अगर तेल के भाव 1-2 रुपए बढ़ते गए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मतलब आने वाला टाइम जो है वो नेशनल सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी दोनों के लिए जरूरी होगा, बहुत ज़रूरी है। दो हमारे रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं और इस गवर्नमेंट ने एक चीज़ ज़रूर बहुत अच्छी की थी कि इन्होंने विशाखापट्टनम के ऊपर एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री को जगह दी है जहाँ पे उन्होंने अपने ऑयल रिजर्व्स, अपना ऑयल रखे हुए हैं विद द टर्म्स एंड कंडीशन कि वो तेल जो है जब हमारे को ज़रूरत होगी तो हमें मिलेगा। एंड प्रोबेबली दैट इज़ द रीज़न। मैं इनफैक्ट आज सुबह ही मेरे कज़न से ऑस्ट्रेलिया में बात हो रही थी, सुबह ही हुई थी। वो बोल रहा है वहाँ पे 130 रुपये लीटर हो गया है, हम आज भी 90 पे घूम रहे हैं। तो इतना डिफरेंस। तो सर ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन भी तो कम है। नहीं, पर तेल का भाव बता रहा हूँ मैं कि तेल का भाव उधर 130 रुपये, अगर इंडियन करेंसी में चले तो 130 रुपये लीटर चल रहा है। आप 90 रुपये लीटर पे घूम रहे हैं, 90-92 रुपये लीटर पे। यहाँ पे तो अभी उतनी दिक्कत आई, समस्या आई नहीं है। नहीं आई नहीं है या अभी तक होल्ड कर रखा है, जो भी है। मतलब आपको गवर्नमेंट को ग्रांट करना पड़ेगा। लोग बोलेंगे जी वो इलेक्शन थी तो इलेक्शन के कारण नहीं बढ़े, वो ठीक है, वो सब अलग चीज़ें हैं। लेकिन यस, वी आर वे बेटर देन मैनी, वी आर स्टिल वे बेटर देन मैनी। और अगर अब हमको अपने आप को एक स्टेबल उस पर चलना है, अगर एनर्जी क्राइसिस को लेके, तो हमारे को अपनी गाड़ी के जो यूज़ है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा।
वी विल हैव टू गो, जो मोदी जी ने बोला है वो ठीक बोला है। इनफैक्ट दिस इज द टाइम व्हेन वी मस्ट स्टैंड विद द गवर्नमेंट। आप अपने खर्चे जो हैं उनको कंट्रोल करिए। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि बीच में जब वो एक बार आपको याद है सोलर कुकर्स आए थे, दैट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड अगेन। कम से कम आपकी दाल तो उबले छत पे। अभी तो मई का महीना, गर्मी का महीना आ रहा है, इस टाइम पे तो कम से कम फायदा लो। चाइना ने तो सोलर टिफिन भी बना दिया है, उसको धूप में रखो, खाना उसी में पक जाता है। तो हमारे भी था, हमारे पूरी मिनिस्ट्री है इस चीज़ के लिए। आप अगर आप ढूंढेंगे तो मिलेगा आपको। सोलर टिफिन है, सोलर वो छोटा सा कांच का वो बक्सा होता है, उसके ऊपर कांच होता है, सन की तरफ लगी है। और ये एक टाइम पे चला था, पहले भी क्राइसिस हुई है। मैं इनफैक्ट आपको बताऊं 1989 में ये क्राइसिस आई थी एक बार, तब इंडियन आर्मी ने लिटरली गवर्नमेंट का साथ देने के लिए, उस टाइम हमको लगता था बुरा, क्योंकि नए नए अफसर बने तो हमको लगता था हमारे हाथ से गाड़ी निकल रही है, लेकिन उस टाइम पे आ गया था कि हफ्ते में एक दिन ड्राई डे कर दिया था। कि मतलब फौज की, पूरी इंडियन आर्मी की हफ्ते के अंदर एक दिन गाड़ी नहीं चलती थी। आप उसी में देख लीजिए कितने लीटर आप डीजल बचा रहे हैं और पेट्रोल बचा रहे हैं। इनफैक्ट केजरीवाल को मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो दूंगा, क्योंकि अब वो गायब हो गए। नहीं गायब नहीं हो गए, बात वो नहीं है, बट जब यहाँ पे एनवायरनमेंट की इशू आ रही थी तो उन्होंने ऑल्टरनेटिव नंबर्स कर दिए थे। इनफैक्ट वो करना पड़ेगा आपको, अगर इस क्राइसिस से निकलना है कुछ तो मेजर्स लेने पड़ेंगे। वो ठीक है, अलग बात कि लोगों ने 2 कारें खरीद ली, एक इवन नंबर की, एक ऑड नंबर की, जिनको रोज बाहर जाना है तो वी विल हैव टू डू। एक्चुअली सोलर और यूरिया, नीम कोटेड यूरिया, ये 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफ़ी काम किया है। कल वाले में एक फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ किया है मोदी जी ने, तो क्या ये फार्मर्स प्रोटेस्ट वगैरह को लेकर के यूएस का कुछ पॉलिटिक्स हो सकता है? नहीं, आप समझिए, यूरिया को आप समझिए, यूरिया के थ्रू क्या है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स इन दिस कंट्री था। ये एक्चुअली में वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स था। आप लोग जो मेलोमाइन के बर्तन में, हम लोग एक टाइम आ गया था कि कांच की प्लेटें बंद हो गई थी, बोन चाइना बंद हो गया था, क्रॉकरी बंद हो गई थी, हर जगह मेलोमाइन चल रहा था कि सस्ता है, गिर भी गया तो टूटेगा नहीं। ये जो सब्सिडी में यूरिया आता था वो बेसिकली इस इंडस्ट्री को बिक जाता था, और मेलामाइन जो है वो यूरिया से बनता था। इट्स बेसिकली बाई प्रोडक्ट, पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट। यूरिया जो है पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट है, तो उसमें प्रॉफिट बहुत था। मोदी जी को आपको एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भगत हूँ, आपने मेरे अगर ट्वीट्स भी देखे तो मैंने बहुत कुछ जो मेरे को पॉलिसी लगती है ठीक नहीं है तो मैं उस पर भी बोलता हूँ, लेकिन मोदी जी ने ये जो ग्रीन जो ये चालू किया यूरिया के अंदर, ये बेसिकली उसको ब्लॉक करने के लिए था, क्योंकि उससे वो मिक्सचर के बाद वो यूरिया जो है वो मेलामाइन बनाना में दिक्कत होती थी, क्योंकि उसको फिर क्लीन करना, रिफाइन करना वो एक अपने में एक प्रोसेस है। तो जो प्रॉफिट था वो जितना बन रहा था उस समय पे जो लोग कमा गए। इनफैक्ट आज अगर आप मार्केट में जाइए आपको मेलामाइन इतना मिलता नहीं है। दैट इज द रीजन। अब अगेन जो ये आपने बात करी यूरिया को, नाउ बिकॉज ऑफ फार्मिंग, इन अ वे एज आई सेड कि यूरिया इज अ बाय प्रोडक्ट। अब आपका अगर फ्यूल ही नहीं आ रहा, आपका क्रूड ही नहीं आएगा, तो आपका बाय प्रोडक्ट निकलेगा कहाँ से? तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपको जो अब तक फ्री में जो फार्मर्स को मिल रहा था यूरिया, उसमें कटौती होगी। एंड अगेन ये दर्द हमारा नहीं है, ये पूरी दुनिया का दर्द है। दूसरा, जो जहर हम लोग खा रहे हैं, हमारे टेबल पे आ रहा है, इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अब लोग कम से कम गोबर की खाद डालेंगे, ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ेंगे। एक्चुअली क्योंकि जो पंजाब में तो एक बेल्ट भी पूरा डेवलप हो गया जहाँ कैंसर और ये सब। देखिए पंजाब का तो हाल ये है, मैं 3 साल अनफॉर्चुनेटली मेरा एक केस हुआ तो उस चक्कर में मैं 28 था नाभा में। वहाँ जब चावल उगता था तो एक मैंने पहली बार एक नाम सुना कि एक वहाँ पे बीमारी है, एक कीट आता है जिसको कहते हैं गिल्ली डंडा। तो पहले गिल्ली डंडा को रोकने के लिए वो एक बार डालते थे पेस्टिसाइड, फिर वो 5-5 बार डालने लगा पेस्टिसाइड। मतलब गिल्ली डंडे ने अपने आप को इम्यून कर लिया उससे। तो आपके पास जो चावल पंजाब से आ रहा था कुछ एक बेल्ट्स का, वो आप चावल कम और पेस्टिसाइड ज़्यादा खा रहे थे। ठीक है, ज़मीन के अंदर एक प्रोसेस होता था पहले, आप एक सब गेहूँ उगाते थे, फिर आप एक दाल उगाते थे ताकि उससे न्यूट्रिएंट बने, फिर उसके बाद आप एक सब्जी उगाते थे,
फिर एक कॉन्सेप्ट होता था जिसको फैलो कहते थे। आपकी अगर ज़मीन इतनी है तो आप रोटेशन से कुछ ज़मीन जो है आप खाली छोड़ देते थे ताकि उसके अंदर कीटाणु, अर्थवॉर्म्स वो अपने आप आए, वो एनरिच कर ले ज़मीन अपने आप को। फिर आप उस ज़मीन पे खेत करते थे तो आप दूसरी ज़मीन छोड़ देते थे। अब अगर आपने क्योंकि पंजाब बोला है तो हम पंजाब पे लेके चलते हैं। आज पंजाब के अंदर बेसिकली दो ही चीज़ उग रही हैं, या गेहूं उग रहा है या चावल उग रहा है, तीसरा कुछ उग ही नहीं रहा है। यस, ये जो है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण होता है, क्योंकि जैसे गन्ना क्षेत्र है तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो आपको शुगर मिल्स लगाती है, तो लोग गन्ना ही उगा रहे हैं क्योंकि उनको कैश क्रॉप है। पंजाब के अंदर राइस मिल्स खुल गई हैं, अब वो इकोनॉमिकल की इशू हो रही है, तो कहीं पे हमको रीलुक करना पड़ेगा। कोई सब्जी भी तो उगाए, कोई दाल भी तो उगती हैं, पर वो कुछ एक पर्टिकुलर एरिया है वहीं उगती हैं। चिटगांव में कॉक्स बाजार। हाँ, तो मैंने आपको बोला था तो चिटगांव कॉक्स बाजार हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तकरीबन 3 वहाँ पे मेजर मैं आपको बताता हूँ। कॉक्स बाजार जो है थाईलैंड एक, और ये जो इलाका ये गन मार्केट के लिए बहुत फेमस है। गन मार्केट के इसलिए फेमस है क्योंकि हथियार चाइना से आता है उधर बेसिकली, ठीक है। पाकिस्तान भी वहाँ पे वेपन्स भेजता है, वहाँ से वेपन जो है थाईलैंड से उठ के, अब अगर हम देखें तो ये आपका अंडमान निकोबार है, ठीक है, थाईलैंड यहाँ है, कॉक्स बाजार यहाँ है। हमारी जो फोर्स है वो कहाँ है, ईस्टर्न कोस्ट पे है, जो कि इससे 1300 किलोमीटर दूर है। आप उतने बड़े मैरीटाइम एरिया में सर्वेलांस कैसे करोगे? उल्फा जब बहुत प्रोमिनेंस में थी तब कॉक्स बाजार के अंदर एक झटके में 5000 हथियार, एक शिपमेंट, 5000 वेपन्स एंड सम 1,15,000 राउंड्स वगैरह 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 पकड़ा गया। इनफैक्ट वेरी इंप्रेसिव कि बांग्लादेश आर्मी ने और बांग्लादेश पुलिस ने पकड़ा, जबकि स्टेजेस रहे हैं, बांग्लादेश में फेवरेबल गवर्नमेंट भी आई है हमारे और नॉन फेवरेबल भी आई है, ठीक है, तो वो सपोर्ट देते रहे हैं, ठीक है। ये जो नाफ रिवर वाला मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक बड़ा ट्रिकी सा पॉइंट है, चित्तगोंग, म्यांमार और बीच में मिजोरम। 1995-96 एंड 95 बीइंग 96 अगेन एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट वेपन्स का बांग्लादेश से नाफ से होकर म्यांमार में घुसा, और अलोंग द मिजोरम म्यांमार बॉर्डर ऑन दी म्यांमार साइड वो बैकपैक पे, मतलब मिलिटेंट्स जो हैं वो पिट्ठू पे लेके और ऊपर की तरफ चढ़े, मिजोरम को बाईपास करके मणिपुर नागालैंड की तरफ। 35 की 36 टेररिस्ट मारे गए, 135 पकड़े गए, उसमें म्यांमार आर्मी ने हमारी मदद की थी, ठीक है। इसको ऑपरेशन गोल्डन ट्रायंगल बोला गया था। हमारा एक ऑफिसर था, उसको गोली भी लगी थी उसके अंदर, मेरा मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, गॉड ब्लेस हिज सोल, ही इज नो मोर नाउ। वो तब तो बच गए थे बट बाद में गोली लगी, बहुत डेयरिंग ऑफिसर था। एंड उसके बाद एक 98 के आसपास एक और ऑपरेशन हुआ, जिस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन लीच था। कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गई थी उसमें बाद में। कुछ लोग वेपन्स डाल के, क्योंकि वो बोट्स जो है वो उतना लंबा नहीं कर सकती, तो वो आके इन्होंने अंडमान के एक आइलैंड के ऊपर अपने आप को रोका, रेस्ट एंड रिको, पानी भरना, खाना और निकलने।
इट वॉज अ वेरी वेल प्लान्ड ऑपरेशन, वेरी वेल प्लान्ड ऑपरेशन। वो पूरा का पूरा ग्रुप पकड़ा गया। बाद में वो पॉलिटिकल उसमें वो रिलीज हो गए, वो एक अलग बात है। वो वेपन्स जो थे उस पर क्लैरिटी नहीं है। वो वेपन्स हमारे लिए थे कि वो म्यांमार के अगेंस्ट थे। बट वो तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वहां से जो है हथियार आपकी तरफ आता है। जब प्रो गवर्नमेंट आ गई बांग्लादेश में, तब एक NSCN-IM के ग्रुप, NSCN-IM ग्रुप है, उन्होंने $8 मिलियन चाइना की एक कंपनी को दिए। बट क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पे फेवरेबल थी, इसलिए अब वो घुमा के हथियार नीचे नहीं आ सकता था। तो वो चाइना, म्यांमार और इंडिया का एक ट्राई जंक्शन पड़ता है, उसको मिचिका बोलते हैं। मिचिका से अगेन, जैसे मैं गोल्डन ट्रायंगल का बोल रहा था, वैसे 70-72 आदमी हथियार ऊपर से उठा के नीचे लेकर आए। उनको रास्ते में उनको भी ब्लॉक किया गया। तो नॉर्थ ईस्ट की जो आज के हालात हम देख रहे हैं, मणिपुर अभी भी हमसे नहीं समझ पा रहा है, मतलब कोशिश लग रही है, चल रही है। आप जब तक उनके वेपन्स को चोक नहीं करोगे, उनके सेफ रूट्स को चोक नहीं करोगे, कैसे करोगे फिर? ये तो बढ़ता रहेगा। दैट इज वेयर दिस, फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एंड फॉर स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इकोनॉमी एक अलग चीज़ है, इकोनॉमी एक अलग चीज़ है। हमको इकोनॉमिक, अब जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो तो इसके लिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होने चाहिए। और इकोनॉमिक बेनिफिट सबसे बड़ा जो मैंने बोला कि अगर 1 लाख से ऊपर, और जो कि आगे चल के बढ़ेगा ही, अगर जहाज स्ट्रेट ऑफ मलाका से जा रहा है तो आप उनको पोर्ट फैसिलिटी दे रहे हो। वो पार्किंग जैसे लगती है म्यूनसिपैलिटी की, अब बेसिकली कमा के भी दे रहा है पोर्ट, वो आपको पेड़ से कमा के भी दे रहा है। एक डाउट्स हर किसी के मन में है, जो कांग्रेस रेगुलर चलती जा रही है, कि मोदी जी ने सरेंडर कर दिया अमेरिका के सामने। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से रेगुलर ये लोग वोकल हैं इसको लेकर के, प्रेशर क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं गवर्नमेंट को बोलिए। तो अगर वाकई में मोदी जी ने सरेंडर किया होता तो क्या आज इंडिया इतना फाइट कर रहा होता? चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में कहिए, जहाँ ईरान हमारी शिप्स को जाने दे रहा है, या ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, यहाँ पे भी हम लोग अपना बेस तैयार करने के लिए फाइट कर रहे हैं। तो ये सरेंडर वाली टर्म कितनी सही है कांग्रेस की? कांग्रेस ने बोला और हमने सुन लिया। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला था कि ऑप सिंदूर में अमेरिका के प्लान्स बिगड़ गए थे, ठीक है। मैं आज भी कहता हूं कि वी वन द वॉर बट वी लॉस्ट द नैरेटिव। सिंदूर का क्योंकि अमेरिका के प्लान्स बिगड़ गए, ट्रंप नाराज हो गया। वही ट्रंप जो मोदी मोदी करता था, आज वो नाराज हो गया। वो थोड़ा सा एरेटिक आदमी है, उसका बच्चे जैसा चाइल्ड लाइक बिहेवियर है, ठीक है, बट है पोटूस है, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। आप ने जो बात बोली कि ईरान हमको हमारी जहाज़ों को अलाउ कर रहा है, बीच में एक दो इंसिडेंट हो गए थे। वो क्या होता है कि नीचे के लेवल पे भी आदमी जो है काम कर रहा है, उसको नेशनल लेवल पे नहीं समझ में आई बात या कुछ हुआ। अच्छा, फिर शिप्स क्या है, वो अलग अलग फ्लैग्स के नीचे चलती हैं, माल वो किसी और कंट्री का ला रही हो, तो कहीं मिस्टेक इन आइडेंटिटी हुई। अदरवाइज इन हालात के अंदर विद द प्रेसिडेंट, अगर हम कांग्रेस की माने तो काइंड ऑफ प्रेशर ट्रंप डाल रहा है, हमारे जहाज आ रहे हैं, तो सरेंडर कहाँ हुआ? डिप्लोमेसी की एक्चुअली जीत हुई, स्टेट्समैनशिप की जीत हुई। अब करने को तो एक मेरे ख्याल से खरगे साहब का एक किसी का निकला था कि नहीं, जो ये अभी 2 जहाज या 3 जहाज आया है LPG, वो तो हमारे पूरे उसके अंदर 2 दिन का ही खर्चा है। अरे आया तो सही, डूबते को तिनके का सहारा, आया तो सही। ईरान के साथ हमारी एक रिलेशनशिप रही है, आज की नहीं रही है। इट्स अ सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप, ठीक है। उनकी एक इंटरनल इशू है, आप उसको छोड़ दीजिए कि वो औरत ने बाल, लड़की ने बाल दिखा दिए, वो मार देते हैं, वो उनका इंटरनल मैटर है। एज फार एज वी आर कंसर्न्ड, हमारी रिलेशनशिप उनके साथ बहुत अच्छी है एंड आज उसका फायदा मिल रहा है। कांग्रेस को अगर बोलना है तो बोले कि हाँ, ये रिलेशनशिप हमारे टाइम से अच्छी चल रही है, जिसको मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं।
मैं कांग्रेस को भी क्रेडिट दे देता हूँ चलिए इस मामले में। बट आप एक लीडर को, वो भी निडर लीडर को आप उठा के हर जगह पछाड़ने की कोशिश कर रहे हो, इट डज नॉट जेल वेल फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी। और वो पार्टी जो अब लिटरली डेसिमेट हो गई है। इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में अड़ंगा डाल के, रीलबाजी करके। जबकि उस ही शुड अंडरस्टैंड कि जो हॉर्मोन्स ने कंट्रोल करके रखा हुआ है, वी हैव अ प्लेस वेयर वी कैन डू दिस। और आप अगर टाइमिंग देखें, जो मैं क्रा कैनाल की बात कर रहा हूं, उस क्रा कैनाल की टाइमिंग को देखें और आप हमारा टाइमिंग देखें, वो अगर वो हम उससे पहले बिल्ड कर देते हैं तो हमारा कितना फायदा है। आपको एक चीज और बताएं, हम लुक ईस्ट पॉलिसी इंडिया गवर्नमेंट ने चालू की। एक मोरे करके जगह पड़ती है मणिपुर में, ठीक है, उसमें एक ट्राइलेटरल हाईवे बना है, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड। म्यांमार थाईलैंड के आसपास कोई 200 किलोमीटर जो है वो इस टाइम पे डबल लेन है। इट्स अ 4 लेन हाईवे यार। जैसे आपका आज की तारीख में मैं खुद गया यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ, खेखड़ा से आसारोड़ी जो नया हाईवे बना है 1 घंटे 50 मिनट में। एंड माइंड यू, मैंने बिल्कुल ओवर स्पीड नहीं की, गाड़ी को 100 की स्पीड, 100 की अराउंड मैं 100 पे लगा के क्रूज कंट्रोल पे चलाया, ठीक है, 1 घंटा 50 मिनट। अब आप देखो कि आप मणिपुर से थाईलैंड क्रूज कंट्रोल पे चले जाओ, 4 लेन हाईवे। म्यांमार के अंदर हमने सड़क बना के दी है, पूरी नहीं बट बेसिकली जो उनका जो ऊपर वाला नॉर्थ एरिया, नॉर्थ वेस्ट एरिया जो है, वो सड़क इंडिया ने बना के दी है उनको। आई हैव ट्रेवल्ड ऑन दैट रोड, ब्यूटीफुल रोड। तो हम जब इतना कर रहे हैं तो कहीं तो कुछ दिमाग रखा होगा ना। हमारे आगे दो, आप उस एरिया को देखिए, हमारे आगे 2 जायंट्स खड़े हैं। चाइना, जो चाइना सी का कंट्रोल कर रहा है, एक इधर हम बैठे हैं, हमारे नाम से समुद्र है, बे ऑफ बंगाल, और हम उस पर कंट्रोल नहीं है हमारे। ऐसे कैसे होगा? तो बेसिकली ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों जरूरी होता है डिफेंस स्ट्रेटेजिक इशू पॉइंट ऑफ व्यू से? जैसे चाइना है, उसने हमारे लद्दाख से लेकर के बेल्ट एंड रोड कर रहा है, आपने नॉर्थ ईस्ट का सारा बताया, और ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी का तो है ही, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी का भी। कैसे इसको क्राइम्स का बेसिकली हमको एक चोक पॉइंट बनाना है। वो चोक पॉइंट बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपना प्रेजेंस रखना है। और एशियन कंट्रीज़ के ऊपर के साथ हमारा एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, तो कहीं ना कहीं हम उनके सपोर्ट में ही आएंगे। हमको उनसे दिक्कत नहीं है इन कंट्रीज़ के साथ, लेकिन जिनसे दिक्कत है वो फिर कल इनको भी दिक्कत देंगे, एशियन कंट्रीज़ को। और हमारा एक बहुत मेजर रोल है एशियन कंट्रीज़ के उसमें कोऑपरेशन में। मेरा एक क्वेश्चन है सर आखिरी, क्योंकि चाइना का तो इतना इन्फ्लुएंस है हमारे आसपास, इंडिया खुद से क्या कोशिश कर रहा है? जो ये कंट्रीज हमारे नियर बाय, क्या वो खुद भी चाह रहा है कि इनको हम अपनी तरफ खींचें, या फिर कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हो कि चुपके चुपके ये भी हमारी तरफ आ जाए? नहीं, चुपके चुपके नहीं, ओपनली है। हमने ये जो एशियन की मैं बात कर रहा हूँ वो एक है हमारा, जैसे नेटो है, ठीक है, जैसे ब्रिक्स है, वैसे एशियन भी है, और ये कई सालों से है, ये इस गवर्नमेंट से पहले से है। बट आपने एक बना लिया एक कॉन्सेप्ट, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको दांत कौन देगा? वो दांत ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। ग्लोबल साउथ ईस्ट जो है, वो दांत देने के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है। अब वही है कि बैलेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, और वो बैलेंस बना रहे हैं। एनजीटी इसके अंदर इन्वॉल्व हुई है, ऐसा नहीं कि वो रातों रात गवर्नमेंट ने बोल दिया। एनजीटी इन्वॉल्व हुई है, एनजीटी ने क्लियरेंस दिया है, उसके अंदर एक डेडिकेटेड एरिया जो है, आप एक छोटी सी स्ट्रिप ऑफ दी जो है उसको आप ले रहे हैं, ठीक है। आप समझिए कि आप एक सिंगापुर के सामने खड़े हो रहे हो आके, आप उधर एक इकोनॉमिक जोन सिंगापुर है, अगर आप इधर एक इकोनॉमिक जोन बना सकते तो क्यों नहीं। अभी जब ब्रिक्स की बात आई गई है, तो एक बैलेंस चल रहा है दुनिया में, जिसमें एशियाई देश एक साथ आ रहे हैं, उसमें रूस भी है, चीन भी है, भारत भी, और इन्हें लग रहा है कि हम डॉलर के अगेंस्ट या अमेरिका के अगेंस्ट एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं। उस सब के बीच में जब ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जैसी चीज़ें आती हैं, तो इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक ऐसा नहीं कि हम इसे भी बैलेंस कर रहे हैं, उससे भी
इस चेस में उलझ नहीं जाता है? देखिए, हमको चेस के अंदर, इट इज नॉट अ गेम ऑफ चेस, ठीक है। हर व्यक्ति अपना इंटरेस्ट देखता है। हम लोग आज तक कई डिकेड्स तक हम अपना इंटरेस्ट दूसरों के इंटरेस्ट में देखते रहे। हम पिगी बैक होकर चलना चाहते थे। आज हमको अपनी प्रेजेंस अगर दिखानी, अगर हम कहते हैं विश्व गुरु, तो मेरे को वहां बैठना है। जो राजा है वो राजा है, अब कौन पहले बने वो डिसाइड कर लो। राजा जो है वो अपने छोटे छोटे गढ़ बनाता है, ठीक है, वो ट्रेड कंट्रोल करता है, ये वो कंट्रोल है। दुनिया की इकोनॉमी के आधार पर ही काफ़ी सारी चीज़ें तय हो रही हैं, वर्ल्ड ऑर्डर्स हो रहे हैं, पावर शिफ्ट हो रहे हैं। हमारी चर्चा का जो केंद्र था ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, उसके लिए हमारे साथ सबसे बेहतरीन व्यक्ति से इस बारे में बात करने के लिए कर्नल हनी बख्शी और रितिका चंदोला। कुछ ऑब्वियसली इस टॉपिक पे मेरे साथ के जितने भी यूथ है उनको एक गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, और उस तरीके से ही वो जो इन्फॉर्मेशन है ना लोगों के पास जाती है, वो शायद डिफेंस के या मिलिट्री के उससे कभी नहीं सोच पाते कि ये इंडिया के लिए कैसे बेनिफिशियल होगा। सो आई थिंक कि वो सारे जो मेजर पॉइंट्स थे वो इस पूरी बातचीत से हमारे कवर हुए हैं। और ऑब्वियसली मतलब ये जो प्रोजेक्ट है इससे काफ़ी सारी आशाएं भी हैं, और जो पॉइंट्स हैं कि ठीक है ये इकोलॉजी के लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो वो शायद आने वाले टाइम में ये चीज़ें सॉल्व भी होंगी। एंड ऑब्वियसली मतलब कर्नल हनी बख्शी से जब भी हम लोग बात करते हैं, ही इज़ अमेजिंग। एक चीज़ अभी आपके साथ वालों की बात आई, तो अगर आप ही आज की जो जनरेशन है उसको क्लाइमेट जैसे शब्द या पर्यावरण बचाओ, ट्राइब्स बचाओ, बड़े फैंसी लगते हैं और भागते हैं, वो किस्म का ही एक तरह से पार्ट है। तो अगर आप ही एक मैसेज दें जिसे जेन जी करें ये लोग, कि उन्हें ये सारी, क्योंकि राहुल गांधी मुद्दे ऐसे पकड़ता है जो इजीली लोगों को लगता है, या बात राहुल गांधी की भी नहीं है, कहीं पे क्लाइमेट की बात आती है, कहीं ट्राइब्स बचाने की बात है, तो एक सेगमेंट है जो खुद ही वो ये नहीं सोचता है कि हाँ डिफेंस स्ट्रेटजी या क्या क्या नजरिए हो सकते हैं, उनके लिए अगर आप ही एक संदेश दे दें तो उसके बाद हम इसको। देखिए, हमने गवर्नमेंट चुनी है, गवर्नमेंट के ऊपर मॉनिटरिंग जरूरी है, कोई शक नहीं, लेकिन हमने अगर उनको चुना है और कुछ सोच के चुना है तो हैव ट्रस्ट इन देम। और दूसरा, ये मोबाइल पे इतनी सारी जो इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है, मोबाइल छोड़ दो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सारे मैसेजेस, इनफैक्ट थोड़ा सा रिसर्च, क्योंकि व्हाट्सएप क्या है, लोग ना सुनते हैं। जैसे आपने एक बात बोली तो मैंने कहा मैं उसके ऊपर तब तक नहीं बोलूँगा जब तक मेरे को कोई एविडेंस नहीं है। आज की तारीख में आपके सबके फ़ोन के अंदर एआई है, आप अपना सवाल डालिए ना, उसने जो बोला उस चीज़ को डालिए, उधर आप उस पर एनालाइज करिए, आपको बहुत कुछ खबर अच्छी मिल जाएगी। हम भी इतनी नौकरी करके और इतनी उसमें आके काफ़ी बार इन्फॉर्मेशन लगता है हमको कि हमको नहीं है, हम भी जाके रिसर्च करते हैं, ढूंढते हैं कि इसके बारे में, ठीक है। आपको डेटा हर चीज़ का आपके उंगलियों पे नहीं हो सकता है, वो डेटा बहुत ज़रूरी है, आपके पास एक्सेस है, उसको उस पॉइंट से आप देखिए। राहुल गांधी ने बोल दिया, लोगों ने चीखना चालू किया। मैं राहुल गांधी जी के खिलाफ नहीं हूँ, ही इज़ अ पॉलिटिकल लीडर। उन्होंने एक मुद्दा उठाया, बहुत ज़रूरी था, उस मुद्दे पे डिस्कशन ज़रूरी थी, और इसलिए आज हम 3 जने इधर बैठे हैं और इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि द बैलेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी। और कहीं पे हमको लगता है जो आज हमारे हाल होने वाले हैं आने समय पे, हमने कहाँ से बात को घुमा के हम तेल पर लाए, हम मोदी जी के वो जो 10 पॉइंट उन्होंने बोले हैं उस पर लाए, ये हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। और अगर हमको अपने आप को हम बोलते हैं कि हम सुपर पावर बनेंगे, तो हमारे को कुछ स्ट्रेटेजिक मेजर्स लेने पड़ेंगे, स्ट्रेटेजिक मेजर्स लेने पड़ेंगे, और उनमें से एक ये ग्रेट निकोबार का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वैसे मैप में तो ये बहुत छोटा सा एक टुकड़ा लगता है, लेकिन असल में इसकी स्ट्रैटेजिक जो पावर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड रिफ्लेक्ट करती हैं ऑब्वियसली। तो एक्चुअली ये कॉन्वर्जेसन करने में बड़ा मज़ा आया। सो आई होप कि कर्नल हनी बख्शी से हम ऐसे ही बात करते रहे आगे भी, और ऐसी ही बहुत सारी बातें। ये तो बहुत छोटा सा एक टॉपिक था, बात तो मुझे ईरान और पूरा वर्ल्ड वाइड जो वॉरशिप चलता है सबके बारे में करने का करता है,
But obviously, thank you so much, sir. Welcome. And it is always amazing having you in our studio. And thank you to you. हाँ. Thank you to our audience. And keep watching Op India. Thank you.